हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाओ ने दीतियान को ये समझा दिया होता है कि आखिर जोंगली के फॉर्मेशन का कोर कहाँ पे मौजूद है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके दीतियान ने अपनी ब्लैक ड्रैगन सॉर्ड का इस्तेमाल करके जोंगली के इस फॉर्मेशन को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर दीतियान वापस जाते जाते यू हाओ को धमकी देके जाता है, आज जो भी कुछ हुआ है यू हाओ मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों के डिस्प्ले पे जो ऐड शो कर रहा है, अगर आप अपने लिए एक अच्छा सा कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो इन सारे टैग्स पे क्लिक करके आप इन सारे क्लोथ्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यू हाओ शेख सिटी वापस आ जाता है, जहाँ पे यू हाओ सीधे ही एल्डर जुआन से पूछता है कि आखिर जोंगली ने यहाँ पे दीतियान के ऊपर किस टाइप के फॉर्मेशन से अटैक किया था। तभी वहाँ पे एल्डर जुआन बताते हैं कि यू हाओ, ये एक बदनाम फॉरबिडन टेक्निक है जिसे असल में इविल सोल मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम ब्लड सी स्पिरिट स्पीयर है। ये असल में उन हजारों रूहों से बनाया जाता है जो हाल ही में नफरत और बदले की भावना के साथ मरी होती है। और इस पावर का इस्तेमाल जब ऐसे दुश्मन के ऊपर किया जाता है जिस शख्स ने इतने सारे लोगों को मारा है, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि ब्लड सी स्पिरिट स्पीयर ने दीतियान को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जोंगली ने इस जंग के मैदान में जितने भी कल्टीवेटर्स को दीतियान ने मारा था, उनकी ही सोल्स को कलेक्ट करके उसने दीतियान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तभी यू हाओ कहता है कि लेकिन एल्डर, दीतियान के पास यिंग यांग बैलेंस ट्विन सोल कोर है, वो इतनी आसानी से गंभीर रूप से घायल तो नहीं होगा। तभी वहाँ पे एल्डर जुआन कहते हैं कि यू हाओ, यिंग एंड यांग बैलेंस ट्विन सोल कोर वाकई ही कमाल की चीज़ है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, और शायद दीतियान के ऊपर जितना घातक अटैक हुआ है, हमें देखने से वो घातक लग रहा है, मगर दीतियान इस समय सुरक्षित होगा। मगर तभी यू हाओ कहता है कि एल्डर जुआन, यिंग और यांग एक दूसरे को पूरी तरह बैलेंस करते हैं। ब्रेक थ्रू के बाद मेरी सोल पावर दोबारा शेप ले रही है। मेरी सोल पावर 3 गुना बढ़ चुकी है, और साथ में मेरी कॉम्बैक्ट स्किल वो लगभग 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अब कोई भी बाहरी ताकत मेरे बनाए हुए घेरे को तोड़ ही नहीं सकता है। तो आप खुद एक बार सोचें, दीतियान की कल्टीवेशन तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा गहरी है, और ये छोटी सी नफरत की ताकत आखिर उसका क्या ही बिगाड़ ली होगी। मुझे तो लगता है कि दीतियान बहुत ही जल्दी स्वस्थ होकर के वापस लौट आएगा। इस बात को सुन के एल्डर जुआन कहते हैं कि इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि यिंग एंड यांग की पावर कोई नॉर्मल पावर नहीं है यू हाओ। तभी वहाँ पे एल्डर जुआन कहते हैं कि यू हाओ, आखिर वूटोंग कहाँ पे है? वो मुझे यहाँ पे कहीं नजर नहीं आई है काफी देर से। तभी यू हाओ एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि एल्डर जुआन, मैंने उसे डोंगलिंग एम्पायर भेज दिया है ताकि वो उन्हें मदद के लिए अपनी सेना भेजने से रोक सके। तभी एल्डर जुआन और बाकी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है यू हाओ। मीटिंग में तुम और वूटोंग ने जो बात कही थी, मैं उसका मतलब समझता हूँ, लेकिन शेक की हजारों साल पुरानी विरासत की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं पहले ही 2 बड़ी गलतियाँ कर चुका हूँ। अब दोबारा इतना बड़ा दाव यू हाओ मैं नहीं खेल सकता हूँ। अब यहाँ पे शेक सिटी की बात आ चुकी है। तभी यू हाओ कहता है कि एल्डर जुआन, आप यहाँ पे परेशान मत होइए, मेरी बात सुनिए। पहली बात, हमें दी गई 10 दिन की डेडलाइन अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमारे पास अभी भी हालात बदलने का मौका है। दूसरी बात, अगर वाकई ही जंग शुरू हो गई तो हम यहाँ पे इतने काबिल तो हैं कि हम जंग को इतने देर तक रोक सकें कि हमारी मदद हम तक
पहुंच जाए। और रही बात ऑरेंज की, उसकी कल्टीवेशन इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए मैं खुद, जंग अगर हो गई ना, तो मैं सीधा ही ऑरेंज के ऊपर इतना घातक अटैक कर दूंगा कि यहाँ पे ऑरेंज को कोई बचा ही नहीं सकता। और जब जंग के मैदान में आर्मी का कमांडर मारा जाता है तो आपको तो पता है कि पूरी की पूरी आर्मी बिखर जाती है। मैं इस ऑरेंज को ही तबाह कर दूंगा। और जब ऑरेंज मास्टर माइंड ही इस आर्मी की नहीं रहेगी तो आखिर आर्मी सरवाइव भी कितना देर कर सकेगी। अब यू हाउ के जज्बे को सुन के एल्डर जुआन कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा यू हाउ। तुम और वूटोंग दोनों ही बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब शेक का भविष्य तुम जैसे नौजवानों के हाथ में है। अब जाओ आराम करो, अपने जख्म भरो और अपनी कल्टीवेशन को मजबूत बनाओ। और अगर सच बोलूं तो मुझे यहाँ पे तुम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं आंख बंद करके तुम्हारे प्लान को फॉलो करूंगा। मगर बच्चे, याद रहे, हल्की सी भी अगर चूक हुई तो मैं किसी भी कीमत पे अपनी शेक सिटी को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। तभी यूहाओ कहता है कि एल्डर जुआन, शेक सिटी मेरा भी घर है। अगर मेरी माँ के बाद किसी ने मुझे आसरा दिया है तो वो शेक सिटी है। और मैं किसी भी कीमत पे अपनी शेक सिटी को हल्का सा भी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। अगर बड़ी सी बड़ी ताकत आ गई, मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जान पे खेल करके उन सारी ही ताकतों को जड़ से खत्म कर दूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और यू हाउ बैठ करके अब अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल कर रहा था। तभी यू हाउ कहता है कि मैं अब लेवल 92 पे पहुंच चुका हूं और मेरी सोल पावर की ताकत लेवल 96 के बराबर है। इसलिए अगर मेरा सामना लेवल 97 के सुपर दालाओं से भी हो जाए तब भी मैं किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। मैं आराम से उसका भी सामना कर सकता हूँ। ये कहने के साथ यू हाउ यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। ऐसा करते करते यू हाउ सीधा ही अब शेक सिटी के बाहर ऑरेंज के कैंप के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे ऑरेंज इन सारी ही चीज़ों से बिल्कुल बेखबर थी। वो बेचारी उठ करके अपने लिए वाइन का गिलास तैयार कर रही थी, मगर तभी उसे नजर आता है कि यू हाउ का अनडेड गेट ऑरेंज के कैंप के अंदर अपीयर हो चुका है, जो कि बिना ही ऑरेंज को मौका दिए सीधा ही अनडेड गेट उसे अपने अंदर खींच लेता है। बेचारी यहाँ पे वाइन को पी भी नहीं पाई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है, ऑरेंज यू हाउ के अनडेड गेट यानी कि अनडेड स्पेस के अंदर मौजूद होती है। उसे डर महसूस हो रहा था, जिससे सेंस करके यू हाउ कहता है कि तो मतलब तुम भी डर महसूस करती हो ऑरेंज। तभी ऑरेंज कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यू हाउ तुम्हारी ताकत इस हद तक पहुंच गई है। तभी यू हाउ कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, मुझे मना लो, वरना मैं तुम्हारा सर लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहां पे जियाओबाई भी अपनी पावर को अनलेश करता है। पूरा का पूरा अनडेड स्पेस दहल चुका था। तभी वहां पे ऑरेंज कहती है कि देखो यू हाउ, मुझसे शेक सिटी को कोई खतरा नहीं है। अगर मेरी मौत हो गई तो सन मून एम्पायर की सेना और मेरे अधीन सभी लोग तुरंत शेक सिटी पर बदले का हमला कर देंगे। क्या तुम सच में सोचते हो कि आज का शेक सिटी सन मून एम्पायर की आर्मी का सामना कर पाएगा? जब हमने बीस्ट गॉड डीतियान से लड़ाई की थी, तुमने अपनी आंखों से हमारी ताकत देखी थी। और ये मत सोचना कि मुझे बंदी बनाकर तुम सन मून एम्पायर आर्मी को धमका सकते हो। तुम जूतियान के स्वभाव को मुझसे भी अच्छी तरह जानते हो। अपने वारिस को खोना हो या एक महारानी को, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे शेक सिटी पर पूरी ताकत से चढ़ाई करने का एक बहाना मिल जाएगा। और तुम ये भी जानते हो कि एविल स्पिरिट सेक्ट कितना बेरहम है। जब तक मैं सेना के साथ हूँ, मैं उन्हें काबू में रख सकती हूँ। और अगर तुमने युवाओं, मुझे मान लो तुमने यहाँ पे मुझे कैदी बना के रख लिया या फिर तुमने मुझे मार दिया, तो जो इस समय जोंगली आर्मी का सुपरवाइजर है वो तुरंत कमांड को संभालेगा और शेक सिटी के ऊपर तुरंत अटैक कर देगा। उसके तरीके और भी ज़्यादा निर्दयी हो जाएंगे और जब शेक सिटी तबाह हो जाएगी तो युवाओं जोंगली का
सेना पे और ज़्यादा कब्जा हो जाएगा। मैं रहूं फिर या ना रहूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर वो ऐसी जंग छेड़ देगा जिसमें बेकसूर लोगों की जान जाएगी। उस वक्त उन्हें रोकने वाला आखिर होगा कौन? क्योंकि जोंगली किसी भी कीमत पे शेख सिटी को इस काबिल नहीं छोड़ेगा कि वो दोबारा खड़ी हो सके। वो अपनी आखिरी सांस लगा देगा शेख सिटी को तबाह करने के लिए। और ये सारी बात तुम मुझसे बेहतर तरीके से जानते हो। तभी वहां पे यूहाओ एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ऑरेंज, तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई जरूर है, लेकिन मैं खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। तुम जूतियान को मारना चाहती हो। सही कह रहा हूँ ना? इस बात को सुन करके तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑरेंज हैरान हो जाती है। उसके हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं। वो यहाँ पे समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर यूहाओ को ये सारी बातें पता कैसे चली। तभी वहां पे ऑरेंज अपनी पास्ट की बातों को याद करती है। वो याद कर रही थी उस पल को जब यूहाओ ने सीधा ही सनमून एम्पायर के ऊपर अटैक किया था और ऑरेंज के बेटे को लौटाया था। और उस वक्त ऑरेंज को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर उसे अपने बेटे का सही भविष्य चाहिए तो जूतियान को उसे रास्ते से हटाना होगा। तभी वहां पे यूहाओ कहता है कि ऑरेंज, मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा जूतियान को मारने में, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी सेना को वापस हटाना होगा। तभी ऑरेंज कहती है कि यूहाओ, एक बार अगर सेना कहीं आ जाती है तो यूं समझो कि तीर कमान से निकल चुका है, उसे हम वापस नहीं रख सकते हैं। और तुम ये भी जानते हो कि सेना को वापस बुलाने का फैसला सिर्फ अकेले मेरा नहीं होता है। तभी यूहाओ कहता है कि अगर पूरी सेना तुम्हारे ही कंट्रोल में आ जाए तब ऑरेंज। तभी ऑरेंज कहती है कि यूहाओ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं जूतियान को मारने में? तभी यूहाओ कहता है कि बिल्कुल, ये सौदा तुम्हारे फायदे में भी है। तभी ऑरेंज कहती है कि यूहाओ, अगर तुम जूतियान को मारने में कामयाब हो गए तो मैं सिर्फ अपनी सेना ही वापस नहीं बुलाऊंगी, बल्कि अगले 10 साल तक कोई जंग भी नहीं होगी। मैं स्टालू एम्पायर और दाउलिंग एम्पायर को संभलने और दोबारा खड़े होने का पूरा वक्त दूंगी। अभी यूहाओ कहता है कि और तियानहुन की जमीन भी तुम वापस करोगी, साथ ही इविल स्प्रिट सेक्ट का पूरी तरह खात्मा करोगी। क्या तुम ये सब वाकई कर सकती हो? तभी ऑरेंज कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, कमजोर हमेशा ताकतवर का शिकार बनते हैं, सिर्फ सबसे मजबूत ही जिंदा रहते हैं। दालाव कॉन्टिनेंट को एक शक्तिशाली शासक की जरूरत है और भविष्य सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी का होगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, आखिर में फैसला सिर्फ ताकत ही करती है। तभी वहां पे यूहाओ कहता है कि चाहे तुम्हारी बात कितनी भी सही क्यों ना लगे, मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। ये जंग बेकसूर लोगों का खून बहा रही है। तभी ऑरेंज कहती है कि फिक्र मत करो, मैं वाकई शेख सिटी पर हमला नहीं करूंगी। तुमने कभी मुझसे कहा था कि शेख सिटी तुम्हारा घर है, तो मैं भला यूहाओ कैसे तुम्हारे घर को बर्बाद कर सकती हूँ? ये कहते हुए ऑरेंज यूहाओ के करीब आती है। यूहाओ तुरंत आगे बढ़ जाता और कहता है कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं ऑरेंज। ये कहने के साथ यूहाओ ऑरेंज के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, जो कि एक स्पिरिचुअल मार्क सीधा ही जाकर के ऑरेंज के लेफ्ट हैंड के अंदर समा जाता है। इस चीज को देख के ऑरेंज कुछ पल के लिए घबरा जाती है। तभी यूहाओ कहता है कि ये हमारे समझौते की निशानी है। अगर ऑरेंज तुमने इस वादे को तोड़ा तो उसकी कीमत तुम अच्छी तरह जानती हो। तभी ऑरेंज के सामने यूहाओ ने अपने अनडेड गेट को समन कर लिया था। तभी ऑरेंज उस गेट के अंदर जाते हुए कहती है कि यूहाओ, ये मेरी तरफ से एक भरोसे की पहली निशानी है। दाओलिंग एम्पायर से सावधान रहना। ये कहते हुए ऑरेंज वहां से जाने लगती है। अब यूहाओ बड़ा ही कंफ्यूज होता है कि आखिर मैं दाओलिंग एम्पायर से सावधान क्यों रहूं, वो तो हमारे साथी हैं। अब ऑरेंज ने यहाँ पे यूहाओ को पूरी ही तरीके से कंफ्यूज कर दिया था। ऑरेंज जा चुकी थी और यूहाओ का अनडेड गेट भी बंद हो चुका था, मगर अभी भी यूहाओ कंफ्यूज होता है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यूहाओ अपने तांग सेक्ट के रूम के अंदर आता है, जहाँ पे वूटोंग और बेबी आ चुके थे। वो लोग यहाँ पे यूहाओ को बधाई देते हैं उसके ब्रेक थ्रू के लिए। तभी वहां पे यूहाओ कहता है कि सीनियर ब्रदर और वूटोंग, स्टार लुओ एम्पायर और
दाओलिंग एम्पायर की तरफ क्या हालात हैं। तभी वुडोंग कहती है कि यू हाओ, तियान यांग दालाओ और रॉयल फैमिली अभी भी शेक की मदद के लिए आने पर अड़ी हुई है और दाओलिंग एम्पायर के 4 सोल गाइडेंस टीम और 2 लाख सैनिक पहले ही यहाँ के लिए निकल चुके हैं। बहुत जल्द वो लोग हमारी मदद के लिए यहाँ पे आते ही होंगे। इस बात को सुनकर के यूहाओ बड़ा ही परेशान हो जाता है और कहता है कि ऑरेंज ने तो मुझसे कहा था कि दाओलिंग एम्पायर से मुझे सावधान रहना है, मगर इसका मतलब क्या था। यूहाओ अपनी जगह पे खड़े होकर के वुडोंग की बात को इस समय सुन नहीं रहा होता है। वो यहाँ पे ऑरेंज की ही बात को बार बार रिपीट कर रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर इस बात के पीछे क्लू क्या छुपा है। तभी वहाँ पे यूहाओ से बेबे कहता है कि और स्टार लू एम्पायर की तरफ से व्हाइट टाइगर ड्यूक ने सिर्फ अपनी एलाइट फोर्स का एक हिस्सा भेजा है। उनका पूरा ध्यान अभी भी डिफेंस लाइन संभालने में लगा है। तभी वहां पे यूहाओ सभी लोगों को बताता है कि मैंने ऑरेंज से एक बात उगलवाई थी। उसका असली निशाना हम नहीं है, बल्कि दाओलिंग एम्पायर है, क्योंकि दाओलिंग एम्पायर हमारी मदद करने के लिए अपनी सेना को भेज चुकी है और उन्हें बचाने के लिए अभी कोई नहीं है। इस बात को सुन के सभी लोग कहते हैं तब तो हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। तभी यूहाओ कहता है कि सीनियर ब्रदर बेबे, थर्ड सीनियर ब्रदर, फोर्थ सीनियर सिस्टर ब्रदर जी, ये गुई, नानक्विन और वुडोंग सभी लोग मेरे साथ चलेंगे दाओलिंग एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सीनियर ब्रदर बेबे, आप यहीं पे रुककर तांग सेक्ट की हिफाजत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द टीचर जियाओई भी रिकवर होके जागती होंगी। उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस टाइम। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वुडोंग और यूहाओ रास्ते में होते हैं, जहाँ पे वुडोंग कहती है कि यूहाओ, हमने पूरा दिन दाओलिंग की उत्तरी सरहद के ऊपर उड़ते हुए तलाश की, लेकिन हमें लड़ाई का एक भी हिस्सा नहीं मिला। क्या ऑरेंज ने तुम्हें झूठी जानकारी नहीं दी है यूहाओ। तभी यूहाओ कहता है कि नहीं वुडोंग, ऑरेंज अपनी जान को दाओलिंग एम्पायर से कहीं ज्यादा अहमियत देती है। तभी वुडोंग कहती है कि यूहाओ, अगर हम बात ऑरेंज के तरीके की करें तो वो असल में क्या करने वाली होगी, क्या तुम्हें कोई आइडिया है। अभी वहां पे यूहाओ कुछ देर के लिए सोचता है, मगर तभी उसके दिमाग की घंटी जलती है और उसे प्रिंसेस वीना की बातें याद आती हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जब ऑरेंज ने उनके ऊपर अटैक किया था, उसने तियान सिटी के ऊपर एक धोखे से अटैक करके पूरी की पूरी कैपिटल सिटी को ही तबाह कर दिया था। इस बात को याद करके यूहाओ कहता है कि वुडोंग, मुझे समझ आ गया, ये बहुत बुरा है। ऑरेंज सीधा दिल पर वार करने वाली है। उसका असली निशाना दाओलिंग कैपिटल और रॉयल फैमिली है, दाओलिंग एम्पायर की। तभी वुडोंग कहती है कि यूहाओ, अगर वो दाओलिंग रॉयल फैमिली को पूरी तरह खत्म कर देती है तो दाओलिंग एम्पायर बिना किसी नेता के रह जाएगा और पूरा देश अफरा तफरी में डूब जाएगा। तब दाओलिंग आर्मी को मजबूरन सब कुछ छोड़कर अपने देश लौटना पड़ेगा ताकि हालात संभाल सके। इसके बाद स्टारलू एम्पायर अपना सबसे बड़ा साथी खो देगा। फिर ऑरेंज अपनी पूरी ताकत स्टारलू एम्पायर पर झोंक देगी और जैसे ही स्टारलू एम्पायर गिर जाएगा, दाओलिंग एम्पायर भी सनमून एम्पायर के लिए आसान शिकार बन जाएगा। ये सारी बातें सुन करके अब यूहाओ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज ने बहुत गहरी साजिश रची थी। उसने अपने चेस के प्यालों को हर दिशाओं में फैला दिया था। हर तरफ से यहाँ पे शय और मार्त तय थी यूहाओ की। यूहाओ अब बहुत ही तेजी से उड़ते हुए वुडोंग के साथ सीधा ही दाओलिंग एम्पायर की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि अब समय बहुत कम था इनके पास। क्योंकि अब तक तो शायद सनमून एम्पायर की आर्मी यहाँ पे ऑरेंज के आदेश पे सीधा के सीधा दाओलिंग एम्पायर के कैपिटल सिटी के ऊपर अटैक कर भी चुकी होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दाओलिंग एम्पायर की कैपिटल सिटी लिंग दाओ सिटी को देखते हैं, जो कि असल में सच में तबाह हो चुकी थी। जिसे देख के यूहाओ कहता है कि वुडोंग, हमसे लेट हो गया। जहाँ पे चारों ही तरफ लाशें बिखरी थी, आम लोग हों या बच्चे हों बूढ़े हों, सब मर चुके थे।
बस कुछ इक्का दुक्का लोग बचे थे जिन्हें सन मून एम्पायर की आर्मी ढूंढ ढूंढ के मार रही थी। तभी वहां पे यू हाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक को परफॉर्म करता है और वूटोंग से कहता है कि वूटोंग सिर्फ यहाँ से 50 मील दूर वहां पे सन मून एम्पायर का एक छोटा सा कैंप है। ये कहने के साथ वूटोंग और यू हाओ उसी डायरेक्शन में निकल जाते हैं। सन मून एम्पायर की आर्मी तुरंत स्पिरिचुअल बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है। यू हाओ जैसे ही उस बैरियर के करीब पहुंचता है वो तुरंत जियाओबाई को समन करता है। जियाओबाई आकर के एक ही पंच के साथ उस पावरफुल शील्ड के ना जाने अनगिनत टुकड़े कर देता है। यहाँ पे जियाओबाई का एक पंच वो जाइंट सी शील्ड सह नहीं पाई थी और तभी यू हाओ काफी पावरफुल अटैक अपने सामने मौजूद आ रहे सन मून एम्पायर की सेना के ऊपर करते हुए वहां पे स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन अटैक करके उन सभी लोगों को फ्रीज करके उनकी बॉडी के अनगिनत टुकड़े कर देता है। और तभी यू हाओ की पूरी ही टीम पीछे से बाहर निकलती है उसके अनडेड गेट के अंदर से। तभी वो सब के सब सन मून एम्पायर की टीम के ऊपर टूट पड़ते हैं। यू हाओ की टीम के सामने सन मून एम्पायर के जितने भी लोग आ रहे होते हैं वो लोग बिना ही रहम दिखाए उन सबको जान से मारते जा रहे होते हैं। कोई भी यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटता है। सबने यहाँ तक कि अपने स्पिरिचुअल बीस्ट तक को समन कर लिया था। तभी यू हाओ अपने साथियों से कहता है कि सब लोग बाकी सभी सोल्जर्स को हैंडल करो, मैं उस सबसे ताकतवर लेवल 8 सोल इंस्ट्रक्टर को संभालता हूँ। ये कहने के साथ यू हाओ की पूरी टीम सन मून एम्पायर के बाकी सोल्जर्स का खात्मा कर रही होती है और वहीं पे यू हाओ अपना रास्ता साफ करते हुए बहुत ही तेजी से उस लेवल 8 के सोल इंस्ट्रक्टर की तरफ बढ़ता है। वो कमांडर यू हाओ के ऊपर अपने सोल कैनन से अटैक करने की कोशिश करता है मगर यू हाओ घसीट के एक ही लात मार के उसे बॉल की तरह उसके ही कैंप से उठा के बाहर पटक देता है। अब हम उस इंस्ट्रक्टर यानी कि कमांडर को देखते हैं जो कि यू हाओ के ऊपर अपने सोल टूल से काफी पावरफुल अटैक कर देता है। ये एक लेजर बीम अटैक था मगर यहाँ पे यू हाओ बड़े ही शान के साथ अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। वो अटैक यू हाओ को छू भी नहीं पाता है और तभी हम देखते हैं कि यू हाओ धीरे धीरे अपने कदम सीधा ही उस इंस्ट्रक्टर की तरफ बढ़ा रहा था और उधर वो इंस्ट्रक्टर अपने सोल टूल से पूरी जी जान लगा के यू हाओ को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा था। तभी एक धमाके के साथ यू हाओ घसीट के एक लात सीधा ही उस इंस्ट्रक्टर के फेस पे मारता है और फिर उसके ऊपर घूंसों की बरसात करना शुरू कर देता है। यू हाओ उसे बहुत ही बेरहमी से मारते हुए उठा के वापस से उसके ही सोल टूल के पास पटक देता है और वहां पे एम्परर पाम एंडलेस आइस क्रशिंग अटैक को समन करके उस पूरे के पूरे सोल टूल के साथ साथ यू हाओ ने यहाँ पे उस कमांडर की भी जान ले ली थी। तभी यू हाओ वूडोंग के साथ सीधा ही इस दाओलिंग सिटी के अंदर आता है। एक ऊंची इमारत पे खड़े होके आसपास के नज़ारे को देखते हुए यू हाओ कहता है कि वूडोंग सिर्फ कुछ पल की देरी और ये पूरी की पूरी कैपिटल सिटी तबाह हो गई। तभी वहां पे यू हाओ सिटी को एक्सप्लोर करने लगता है और लोगों को देख रहा होता है कि कौन कौन जिंदा है। तभी यू हाओ अपनी फिर से स्पिरिचुअल आई का इस्तेमाल करते हुए वूडोंग को बताता है कि हमारे सामने लेवल 9 फिक्स माउंट सोल गाइडेंस कैनन मौजूद है जो कि रॉयल फैमिली के ऊपर अटैक कर रही है। जहां तक मेरा अंदाजा है कि रॉयल फैमिली अब पूरी ही तरीके से खत्म हो चुकी होगी। तभी वूटोंग को यू हाओ बताता है कि वहां पे सन मून एम्पायर के 2 बीस्ट किंग लेवल इंस्ट्रक्टर टीम भी मौजूद है। पहली इविल टीम और दूसरी इंपीरियल ड्रैगन टीम। तभी यू हाओ उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं कसम खाता हूँ इनमें से कोई एक भी सोल इंस्ट्रक्टर यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। और वहीं पे सन मून एम्पायर के ये सारे ही सोल इंस्ट्रक्टर बहुत ही बेरहमी से इस लिंगदाओ सिटी के सोल्जर्स को आम लोगों को मार रहे होते हैं। वो सोल्जर्स अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे मगर तभी यू हाओ की एंट्री होती है। यू हाओ अपने क्लॉ से अटैक करके सबसे पहले सोल इंस्ट्रक्टर की जान ले लेता है और उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में फाड़ के रख देता है। आसमान में जब वो सोल्जर्स देख रहे होते हैं तो उन्हें सिर्फ चमकती हुई रोशनी नजर आ रही थी। वूटोंग और यू हाओ बहुत ही तेजी से
इन सोल स्ट्रक्चर्स की जान ले रहे होते हैं। जो भी इनके सामने नजर आता उन सबको मौत के घाट बिना ही एक सेकंड वेट किए उतार दे रहे थे। साथ में वूटोंग और यू हाउ आम लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे यू हाउ और वूटोंग सच में असुरा लेवल के वॉरियर हो चुके थे। यहाँ पे तो वो लोग सन मून एम्पायर के कल्टीवेटर्स को सांस भी लेने का मौका नहीं दे रहे थे। उनकी बॉडी के चिथड़े उड़ा दे रहे थे। इनफैक्ट उनकी बॉडी के ना जाने कितने टुकड़े कर दे रहे थे एक वार में। इन लोगों का गुस्सा सर चढ़ चुका था और देखते ही देखते इन लोगों ने लगभग पूरे के पूरे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को लेंग दाओ सिटी के अंदर से मिटा के रख दिया था और बचे हुए सारे ह्यूमंस को इन लोगों ने बचा लिया था। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। रह जाता है तो सिर्फ एक सवाल, अब इस लिंग दाओ सिटी का नया लॉर्ड कौन बनेगा? ये और कोई नहीं बनने वाला है, मैं आप सबको पहले बता देता हूँ, ये असल में जू शानशी बनेगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।